लास्ट वीडियो में रेडिकल प्लेन वगैरह की चर्चा हुई थी। अब नए में हेडिंग डाल देना फिर से, द रेडिकल एक्सिस या इसी को कहा जाता है और रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फेयर्स। रेडिकल एक्सिस और रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फेयर्स। ठीक, डिफिनीशन लिखते हैं। अब ये फिगर वगैरह कुछ ना बनाना, ये फिगर बहुत ज़्यादा सही नहीं बना है, लेकिन फिर भी काम हमारा इससे चल जाएगा। लिखना इसमें, द रेडिकल प्लेन planes of three spheres taken two at a time pass through a common line which is said to be the radical axis of three spheres। ये डिफिनीशन नोट करो। कहा गया है कि अगर हमको टोटल, सबसे पहले हम वापस रेडिकल प्लेन को एक बार दोहरा दे रहे हैं। रेडिकल प्लेन में कहा गया था कि रेडिकल प्लेन उस पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू टू सर्किल हर बार एक बराबर आती रहे। मतलब अगर हमको पॉइंट दिया गया है अल्फ़ा बीटा गामा और हमें दो स्फेयर पकड़ा दिए गए। पहला स्फेयर है S1 = 0, दूसरा स्फेयर है S2 = 0, और इस पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा की पावर S1 = 0, S2 = 0 के रिस्पेक्ट में सेम आ रही है, तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो लोकस होगा वो हमारा रेडिकल प्लेन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक और आगे रेडिकल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं। कहा गया कि अगर आपको 3 स्फेयर दिए जाते हैं तो इन 3 स्फेयर में आप किसी भी दो को एक बार में लीजिए। जैसे हमें 3 स्फेयर दिया गया, पहला है S1 = 0, दूसरा S2 = 0, तीसरा S3 = 0। अगर इन तीनों स्फेयर में से बारी बारी हम दो स्फेयर को लें तो दो स्फेयर को लेने पर उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, जो प्लेन हमारा रेडिकल प्लेन होता है। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इन दोनों के लिए पहला रेडिकल प्लेन मिलेगा, इन दो को एक साथ लेंगे दूसरा रेडिकल प्लेन आएगा, इन दोनों को एक साथ लेंगे तीसरा रेडिकल प्लेन आएगा। ये तीनों रेडिकल प्लेन, और याद हो तो जब प्लेन पढ़ाया जा रहा था तो प्लेन में एक बात आई थी कि 3 प्लेन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं, 3 प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पर कट करते हैं, 3 प्लेन एक दूसरे को प्रिज्म पर कट करते हैं। अगर ये बातें याद हों, वहाँ पर इसके टेस्ट भी लिखाया गया था, डेल्टा मान करके किया गया था, डिटर्मिनेंट आते थे। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको 3 स्फेयर दिए गए, 3 में से आप बारी बारी दो स्फेयर को लीजिए, दो स्फेयर को लेने पर आपको एक एक रेडिकल प्लेन मिलेगा। ये तीनों रेडिकल प्लेन जो निकल करके आ रहे हैं, ये तीनों रेडिकल प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पर कट करेंगे, और जिस लाइन पर कट करेंगे, ये जो लाइन निकल करके आ रही है, इसी लाइन को हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं दिखाने के लिए। ये जो लाइन आई, इसी लाइन को रेडिकल एक्सिस कहा जाता है। डिफिनेशन देखते हैं, द रेडिकल प्लेन्स
ऑफ 3 स्फीयर, 3 दिए गए स्फीयर्स का जो रेडिकल प्लेन होता है, टेकन 2 एट अ टाइम, जिनमें से 2 एक बार में लिए जा रहे हैं, पास थ्रू गुजरते हैं, अ कॉमन लाइन, ये एक कॉमन लाइन से होकर के गुजरते हैं, विच इज सेड टू बी द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 स्फीयर। और यही जो कॉमन लाइन आ रही है जिस पर तीनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये हमारे स्फीयर्स के लिए एक रेडिकल एक्सिस कही जाएगी या रेडिकल लाइन कही जाएगी। ठीक, ये कुछ ऐसा समझो फिगर, जैसे शीशे की पट्टियाँ रखी गई हैं, ठीक, और शीशे की पट्टियाँ इस तरह से जॉइंट हैं कि एक दूसरे को एक लाइन पर कट कर रही हैं। ये पहला गोला पहले शीशे की पट्टी पर रखा गया है, दूसरा गोला इस तरीके से रखा गया है, दोनों पट्टियों को टच करता हुआ जाता है। अच्छा, ये इस शीशे की पट्टी को तो टच कर रहा है, एक्चुअल में ये स्फीयर शीशे पर रखा है, ये नीचे से लगाया गया, तो दोनों के पॉइंट, ये सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं। ठीक, तो पहले दोनों स्फीयर एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, दोनों इसे यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ टच कर रहे हैं। हम सबसे आसान केस लिए हैं जब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट दो ना होकर के बल्कि सेम होते हैं, मतलब स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन लेने लगे तो इंटरसेक्शन की चीज़ें बोर्ड पर नहीं बनाई जा सकती हैं, इसीलिए हम इस तरीके का केस लिए हुए हैं साफ सुथरा दिखाने के लिए। पहला स्फीयर S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0, 3 स्फीयर आ गए। तीनों स्फीयर बारी बारी एक दूसरे को एक एक पॉइंट पर टच करते हैं। इस टच पॉइंट से होकर के जाने वाला जो कॉमन पॉइंट है, इससे होकर जाने वाला हमने 3 रेडिकल प्लेन ड्रॉ किए। इन दोनों को लिया जाता है तो ये पहला रेडिकल प्लेन मिलता है, इन दोनों को लिया जाता है दूसरा रेडिकल प्लेन, इन दोनों को लिया गया तो तीसरा रेडिकल प्लेन। और तीनों प्लेन एक दूसरे को जिस लाइन पर काट रहे हैं, यही लाइन हमारे तीनों स्फीयर के लिए रेडिकल एक्सिस या कहें रेडिकल लाइन कही जाती है। ठीक, फिगर बना लो तुम लोग। डिफिनेशन हटा रहे, फिगर बना रहेगा, इसमें फिर आगे लिखते हैं हम। लिखना, 3 स्फीयर हम लेकर के चल रहे हैं। पहला स्फीयर है S1 बराबर 0, दूसरा स्फीयर है S2 बराबर 0 और तीसरा स्फीयर है एंड S3 इक्वल टू 0 आर 3 स्फीयर्स, R3 स्फीयर्स। ठीक, पहला स्फीयर ये फिगर में है S1 बराबर 0, दूसरा स्फीयर इसे मान लेते हैं S2 बराबर 0, तीसरा स्फीयर ये हो गया S3 बराबर 0। हम जानते हैं अगर हमें 2 स्फीयर S1 बराबर 0, S2 बराबर 0 दिए गए हैं तो इन स्फीयर से होकर के जाने वाला जो हमारा रेडिकल प्लेन होगा, इन दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में रेडिकल प्लेन, वो होता है S1 माइनस S2 बराबर 0। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 पहला रेडिकल प्लेन, S1 माइनस S3 बराबर 0 दूसरा रेडिकल प्लेन, S2 माइनस S3 बराबर 0 तीसरा रेडिकल प्लेन। लिख रहे हैं हम यहाँ पर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 रेडिकल प्लेन। अभी हम इस लाइन का इक्वेशन बताने चल रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। रेडिकल प्लेन ऑफ S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। ध्यान देना, जिन 2 स्फीयर को लिए हैं उन्हीं को आपस में से घटा करके रेडिकल प्लेन निकाला गया है। ठीक, अगला S1 माइनस S3 बराबर 0, ये है रेडिकल प्लेन, रेडिकल प्लेन ऑफ S1 बराबर 0 कॉमा S3 बराबर 0। ये S1 S3 का रेडिकल प्लेन है। ठीक, ये वाला हिस्सा। अच्छा, अगला S3 माइनस S1। अच्छा, चाहे S1 माइनस S3 करें चाहे S3 माइनस S1, दोनों बातें बराबर हैं। S3 माइनस S1 इक्वल टू 0 रेडिकल प्लेन ऑफ S1 बराबर 0, S3 बराबर 0। ये 3 रेडिकल प्लेन हमारे पास आ गए। लिखना दीज 3, ये 3 के तीनों प्लेन, दीज 3 क्लियरली passes थ्रू, और ये जो तीनों के तीनों
प्लेन निकल करके आए हैं, ये तीनों प्लेन एक ही लाइन से होकर के गुजरते हैं, तो वो एक लाइन जो होगी उस लाइन को हम लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि जब दो प्लेन एक साथ लिखे जाते हैं तो एक लाइन बनती है, ठीक। तो इसको लिखा जाएगा दीज थ्री क्लियरली पासेस थ्रू S1 बराबर S2 बराबर S3। ये रहा। वापस सुनना ध्यान से। स्क्वायर का इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, चूँकि 1 है तो 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u3x प्लस 2v3y प्लस 2w3z प्लस d3। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों में से कैंसिल आउट होगा, तो पहला प्लेन बराबर दूसरा प्लेन बराबर तीसरा प्लेन। अगर याद हो जिस वक्त लाइन को पढ़ाया जा रहा था उस वक्त लाइन में सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाती थी कि हमें तीन प्लेन इस तरह इक्वल करके दे दिए जाते थे, और जब इस तरह से तीन प्लेन लिखे गए हैं तो वास्तविकता में वो तीन प्लेन नहीं बल्कि लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशंस लिखा गया है, ठीक। तो लिखा गया है दीज थ्री क्लियरली पासेस थ्रू S1 बराबर S2 बराबर S3 विच इज इक्वेशन ऑफ the radical line of three spheres जो इन दिए गए तीन स्फीयर के लिए रेडिकल लाइन या कह सकते हैं रेडिकल एक्सिस का काम करता है। लिखो इसे फटाफट। और एक बात, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। सारे लोग जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ कॉपी में अपनी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मान करके चलो ऑफलाइन मोड में हम लोग वापस शायद ही मिल सकेंगे, तो इसीलिए ये कंप्लीट करते रहो। अभी हम अलजेब्रा के लिए सोच रहे हैं, अलजेब्रा के लिए भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और अलजेब्रा हम जहाँ तक है साइक्लिक ग्रुप वापस फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा भूला हुआ होगा निश्चित तौर पर। इसके बाद हेडिंग डाल देना कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। कोएक्सियल एक ऐसा सिस्टम जिसमें जितने भी स्फीयर आएंगे उन सभी स्फीयर के लिए जो एक्सिस होगी वो एकदम सेम टू सेम होगी। यानी कह सकते हैं जैसे एक लाठी में छल्लों को पिरो दिया जाए तो वो कोएक्सियल सिस्टम्स बना लेता है, ठीक। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। लेकिन यहाँ पर वो बातें नहीं हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से हमें लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, तो मैथमेटिकल टर्म में इसकी डिफिनीशन लिखना कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, सिस्टम इन्वॉल्व है। इसका मतलब निश्चित तौर पर ये फैमिली है किसकी, स्फीयर की। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्फीयर मौजूद होंगे, और जो एक से ज़्यादा स्फीयर मौजूद होंगे उन सब के लिए एक्सिस कैसी होने चल रही है, सेम टू सेम होने चल रही है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स लिखना। अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स any two members of which स्फीयर्स का ऐसा परिवार जिसमें आप किसी भी दो मेंबर को उठाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, आपकी जो मर्जी आप उन दोनों मेंबर्स को ले सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स एनी टू मेंबर्स ऑफ विच हैव, लेकिन ये दोनों मेंबर आप जब जब चुनेंगे हर बार आपके सामने एक ही बात निकल करके आएगी कि अगर हमको किसी सिस्टम में 10
एलिमेंट यानी 10 स्फीयर दिए गए हैं, उसमें से हम चाहे पहला वाला स्फीयर उठाएं, चाहे 9वां स्फीयर उठाएं, चाहे 7वां स्फीयर उठाएं और 5वां स्फीयर उठाएं, चाहे पहला और 10वां स्फीयर उठाएं, हम किसी भी 2 स्फीयर को उठाएंगे तो उन दोनों स्फीयर के लिए जो हमारा रेडिकल प्लेन निकल के आएगा वो हर बार सेम टू सेम आता है। अगर ऐसा सिस्टम मिलता है तो इसी सिस्टम को कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कहा जाता है। वापस सुनना, हम कह रहे हैं कि अगर हमको 10, 20, 50, 15 कुछ भी एक स्फीयर्स का कलेक्शन दे दिया गया है और वो सारे कलेक्शन एक खास प्रॉपर्टी रखते हैं कि उनमें से हम किसी भी 2 स्फीयर को चुनते हैं, डजेंट मैटर हम पहला चुने या सबसे आखिरी चुने या बीच वाला चुने, हम कोई भी 2 स्फीयर चुनते हैं तो उन 2 स्फीयर के लिए आने वाला रेडिकल प्लेन हर बार सेम टू सेम आता है। यानी पहले और 10वें का रेडिकल प्लेन 10वें और 11वें के रेडिकल प्लेन के बराबर आएगा। ठीक, पहले 10वें का रेडिकल प्लेन 10वें 18वें का रेडिकल प्लेन एक बराबर आएगा। यानी पूरे सिस्टम के लिए हमें केवल और केवल एक रेडिकल प्लेन मिलेगा, दूसरा रेडिकल प्लेन मिलने वाला नहीं है। ऐसे सिस्टम को कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कहा जाता है। ठीक, अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स any 2 members of which have the same radical plane is called कहा जाता है is called a coaxial system of spheres, a coaxial systems of sphere। गोलों का एक ऐसा परिवार जिसमें आप किसी भी 2 मेंबर को उठाइए हर बार आपको एक ही रेडिकल प्लेन मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार को कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कहा जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं कि अगर आगे चल करके एक प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एक कोएक्सियल सिस्टम दिया गया है तो या तो उस सिस्टम के सारे मेंबर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, या तो उस सिस्टम के मेंबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और या तो उस सिस्टम के मेंबर एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये कैटेगरी इसकी बनती है, जिसमें से हम पहले केस का फिगर बना पा रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर केवल पहले केस का फिगर है, उसी से समझना इस बात को। जैसे पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, ये चपटा सा दिख रहा है लेकिन ये चपटा नहीं है, तुम लोग इसको गोला ही मानना। चौथा स्फीयर। इस तरीके से सारे छल्ले यहाँ इस एक पॉइंट पर एक दूसरे को, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस तरीके से एक के बाद एक स्फीयर लगते चले जा रहे हैं। ठीक, और ये सारे स्फीयर, सबसे छोटा स्फीयर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सारे स्फीयर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर टच करते हैं। तो इसी पर इनके लिए जो रेडिकल प्लेन आएगा ये निकल करके आएगा। और रेडिकल प्लेन इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के हर बार कैसा बना रहेगा? परपेंडिकुलर बना रहेगा। तो सोचो, इन 2 मेंबर को लेंगे, यही रेडिकल प्लेन आएगा। इन 2 मेंबर को लेंगे, यही रेडिकल प्लेन आएगा। पहला वाला और लास्ट वाला लो, ये पहला और इससे एक पहले वाला, तो ये भी यहीं पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो यही रेडिकल प्लेन आएगा। मतलब इस परिवार में किसी भी मेंबर को उठाएंगे, 2 मेंबर को, तो उनका रेडिकल प्लेन यही मिलने वाला है, अलग अलग नहीं है। ऐसे केस में ये पूरा का पूरा सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम कहलाएगा। और यहाँ से एक प्रॉपर्टी साफ दिखती है कि अगर कोई सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम होने चल रहा है तो वहाँ पर जितने स्फीयर हैं उन सभी के सेंटर एक ही लाइन पर लाई करेंगे। वापस हम दोहरा रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर बन चुका है तो ऐसे केस में जितने भी स्फीयर हैं उस परिवार में उन सभी के सेंटर केवल और केवल एक ही लाइन पर लाई करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि जैसे बिल्कुल एक डंडे में छल्लों को पहना दिया गया हो और उसके बाद उनको तेज़ी से आपस में नचाने की शुरुआत करो झटका देते हुए, तो जब वो नाचेंगे तो पूरा एक स्फीयर बनेगा 3D के शेप में, लेकिन सारे जितने स्फीयर उसमें बन रहे हैं उस सभी स्फीयर के लिए जो सेंटर है वो उसी लाठी के ऊपर बैठ करके आएंगे। ठीक, ये हुआ।
इसका हम इंटरसेक्शन वाला फिगर बोर्ड पर नहीं बना सकते, समझना तुम लोगों को इसी एक से पड़ेगा। ये फिगर चाहो तो ही कॉर्नर पर बना लेना, थोड़ा सा गंदा ही बनेगा लेकिन बना लेना। एक काम करते हैं, सबसे पहले बड़ा स्फीयर, ये गोल तुम लोग बनाना, मेरा गोला नहीं बन पा रहा है। पहला स्फीयर, दूसरा, तीसरा, बस 3 काफ़ी है। और ये इनका रेडिकल प्लेन, ठीक। इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के रेडिकल प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये इसका सेंटर यहाँ कहीं पर आएगा। ये पहले वाले गोले का सेंटर है, ये दूसरे वाले गोले का सेंटर है, और ये तीसरे गोले का सेंटर थोड़ा और आगे ही होगा, यहाँ कहीं पर। ये सारे सेंटर एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक। अब इसको हम ले लेते हैं, ये S1 बराबर 0 है, ये हमारा दूसरा स्फीयर S2 बराबर 0 है, ये हमारा तीसरा स्फीयर S3 बराबर 0 है, और ये हमारा रेडिकल प्लेन है। अच्छा, ये रेडिकल प्लेन ऐसा है कि इसका इक्वेशन चाहे S1 माइनस S2 बराबर 0 लिखो, चाहे इसका इक्वेशन S2 माइनस S3 बराबर 0 लिखा जाए, और चाहे इसका इक्वेशन S1 माइनस S3 बराबर 0 लिखा जाए। ये सब के सब सेम टू सेम होंगे, ये अलग अलग होने वाले नहीं हैं, ठीक। नोट में लिखना। अच्छा, ये रेडिकल प्लेन है, रेडिकल प्लेन, ठीक। एक नोट लिखना, नोट में इसी बात को हम लिखाने चल रहे हैं। नोट लिखना, सिंस द लाइन joining the center the centers of any two sphere spheres is perpendicular, चूँकि वो लाइन जो किसी भी 2 स्फीयर के सेंटर को आपस में ज्वाइंट कर रही है, मिला रही है, वो परपेंडिकुलर होती है, इस परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन रेडिकल प्लेन, टू देयर कॉमन रेडिकल प्लेन, टू देयर कॉमन रेडिकल प्लेन। इसलिए द सेंटर ऑफ द सेंटर्स ऑफ, इसलिए जितने भी सेंटर्स होंगे, द सेंटर्स ऑफ ऑल स्फीयर्स, ऑल स्फीयर्स lie on a common line, इसलिए वो सारे के सारे सेंटर एक ही कॉमन लाइन के ऊपर लाई करेंगे। इसे नोट कर लो। फिर अब अगर हमें किसी कह दिया जाए किसी कोएक्सियल सिस्टम्स का इक्वेशन बताइए कि कोएक्सियल सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, जब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कहा जाए तो ये मानो कि हमें स्फीयर के पूरे परिवार के बारे में पूछा जा रहा है कि स्फीयर का परिवार क्या होगा। अगर
परिवार के 2 मेंबर भी पता हैं, S1 और S2, तो साथ में कोई एक शर्त जरूर दी जाएगी। उन्हीं 2 मेंबर के पता होने से हम पूरे के पूरे परिवार के बारे में एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि पूरे परिवार का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा। यानी मुझे S1 पता है, S2 पता है, तो हम सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम को भी फॉर्म आउट कर सकते हैं कि वो कैसे किस हिसाब से निकाला जाएगा। रही बात वहाँ पर अगर कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है निकालने के दौरान, तो उसके लिए एक शर्त हमको हमेशा दी जाएगी। ठीक, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल देना, जनरल इक्वेशन of the system of coaxial spheres. जनरल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर का जनरल इक्वेशन निकालना। ठीक, सबसे पहले इसका मेन स्टेटमेंट लिख लो जो हमें हमेशा याद रखना है। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट हम यहाँ इनिशियल स्टेज पर लिख रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट हम इसको पूरा प्रूफ करने के बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे। लिखना, इफ़ यदि S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 बी 2 स्फीयर्स। अगर हमें 2 स्फीयर दिए जाते हैं, पहला स्फीयर है S1 बराबर 0, दूसरा है S2 बराबर 0, देन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये सिर्फ लैम्डा से दोनों को ऐड कर देते हैं। देन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, यही वो सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। कोएक्सियल स्फीयर्स वेयर, जहाँ पर लैम्डा इज पैरामीटर, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर। ये स्टेटमेंट लिख करके रख लो। इफ़ S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 बी द 2 स्फीयर। अगर हमें 2 स्फीयर दिए जाते हैं, पहला S1 बराबर 0, दूसरा S2 बराबर 0, तो और सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर मांगा जाता है, तो हम सीधे कहेंगे S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। रही बात लैम्डा की, तो ये अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें कोई ना कोई शर्त जरूर दी जाएगी। ठीक, लैम्डा जहाँ पर एक पैरामीटर है। अब हम ये दिखाने चल रहे हैं कि हाँ, ये लिखा गया स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं कोएक्सियल सिस्टम के साथ एक बड़ी खास बात जुड़ी होती है। कोएक्सियल सिस्टम कहता है कि आप मेरे किसी भी 2 मेंबर को उठाएंगे, उनका रेडिकल प्लेन अलग अलग मिलने वाला नहीं है, उनका रेडिकल प्लेन सेम टू सेम मिलेगा। मतलब इन्होंने S1 S2 दिया है, अब हम S1 और S2 के लिए चाहे रेडिकल प्लेन निकालें, चाहे S1 और S3 के लिए रेडिकल प्लेन निकालें, चाहे S5 S6 के लिए रेडिकल प्लेन निकालें, मतलब हम इस सिस्टम में मौजूद, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, इस सिस्टम में मौजूद किसी भी 2 स्फीयर के लिए हम रेडिकल प्लेन निकालें तो रेडिकल प्लेन अलग अलग नहीं बल्कि सेम टू सेम आएंगे। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं, माना ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर है और इसके किसी 2 मेंबर के लिए आए हुए रेडिकल प्लेन को हम बराबर दिखा देंगे। अगर 2 जनरल मेंबर जिनको हमने लिया उनके लिए रेडिकल प्लेन बराबर हैं, तो इसका मतलब कोई भी 2 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, इससे उनके रेडिकल प्लेन बराबर होंगे। मतलब मेरा स्टेटमेंट सही है, वो गलत नहीं है। शुरुआत करते हैं। प्रूफ। हालांकि तुम लोगों को इसके प्रूफ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट याद करना है। लेकिन फिर भी चूँकि लिखा जा रहा है, इसलिए कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको लिखने के पीछे तर्क क्या इस्तेमाल किया गया है ये समझना ज़रूरी है, इसलिए हम इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। लेट
माना सिस्टम का पहला मेंबर हम ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, लैम्डा पैरामीटर है, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे ये पूरा एक एक स्फीयर देता चला जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लेंगे, मुझे पहला स्फीयर मिलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 ले लेंगे तो हमें दूसरा स्फीयर मिल जाएगा। तो हम इस परिवार में से 2 स्फीयर को निकाल रहे हैं। लेट S1 प्लस लैम्डा 1 S2 बराबर 0। लैम्डा 1 फिक्स हो गया। लैम्डा 1 के फिक्स होते ही अब ये एक स्फीयर है जो इस परिवार से आया हुआ है, ठीक, कॉमा S1 प्लस लैम्डा 2, आपकी लैम्डा को चेंज कर दिया है, लैम्डा 2 S2 इक्वल टू 0। बी एनी टू मेंबर, बी एनी टू मेंबर्स, be any two members of the system S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। माना जो सिस्टम S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 दिया गया है, इस सिस्टम के 2 मेंबर हम लेते हैं। पहला स्फीयर आता है S1 प्लस लैम्डा 1 S2 बराबर 0, दूसरा आता है S1 प्लस लैम्डा 2 S2 बराबर 0। अच्छा, आप ध्यान देना, ये तो आ गया, लेकिन हम इसको एक बार जनरलाइज करके लिख रहे हैं। अगर हम S1 को देखें तो S1 लिखा गया होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस इस तरह से आगे के टर्म लिखे गए होंगे। ये तो S1 का हिस्सा हो गया। अच्छा, प्लस अगला हिस्सा देखना, S2 को जब लिखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है लैम्डा 1 विद इन ब्रैकेट, और यहाँ लिखा गया है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y से लेके सो ऑन बराबर 0। इसको जिस दिन हम समेटेंगे तो उस दिन देखो ये बनता क्या है, ये बनेगा x² प्लस एक x² यहाँ से, लैम्डा 1 x² यहाँ से, तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ बना 1 प्लस लैम्डा 1 x²। पहला, इसी तरीके से y², लेकिन यहाँ से लैम्डा 1 y², तो प्लस 1 प्लस लैम्डा 1 y², 1 प्लस लैम्डा 1 x² प्लस 1 प्लस लैम्डा 1 y² प्लस 1 प्लस लैम्डा 1 z²। ठीक, अब आगे के जो टर्म मिलेंगे वो हमें x के फॉर्म में, ध्यान देना, लैम्डा 1 यहाँ से 2u2x, यहाँ से 2u1x, x यहाँ भी x यहाँ भी, x को बाहर करेंगे तो सोचो x को बाहर करने पर क्या मिलता है, यहाँ से मिलता 2u1 और यहाँ से मिलता प्लस लैम्डा 1 2u2 और यहाँ कितना मिलता, x मिलता। इसी तरीके से y का z का बाकी का मिलता। तो कुल मिला के x² y² z² में सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन है। हम जानते हैं ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये स्फीयर का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² y² z² के कोफिशिएंट हमेशा 1 होते हैं, और 1 होते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मुझको एक काम करना पड़ेगा, इस आए हुए पूरे इक्वेशन में 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। सोचो ये पूरा इक्वेशन ऊपर वाले की वजह से आया, मतलब ऊपर वाले में 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर दें तो सबका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। इसका मतलब इस मेन इक्वेशन में 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर x² y² z² का कोफिशिएंट 1 बनेगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्फीयर के इक्वेशन में x² y² z² का स्टैंडर्ड कोफिशिएंट होता है। वापस हम दोहरा रहे हैं, फिर से सुनना, जिस वक्त ये स्फीयर हम लेंगे तो इस स्फीयर को लेकर के सॉल्व करने पर हमको x² के आगे y² के आगे z² के आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में 1 प्लस लैम्डा 1 मिलता है, और हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस कोफिशिएंट को हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए पूरे इक्वेशन में 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड किया जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी पूरे में 1 प्लस लैम्डा 2 से डिवाइड किया जाएगा। हम इस बात को सीधे लिख रहे हैं। लिखना, मेकिंग द कोफिशिएंट
कोफिशिएंट making the coefficient of x square y square z square unity be write them एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए ये जो दोनों इक्वेशन आए हुए हैं इनको हम इस तरीके से लिखते हैं। इनको हम लिखते हैं s1 प्लस लैम्डा 1 s2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा 1 बराबर 0 पहला स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर होगा s1 प्लस लैम्डा 2 s2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। ये रहा। नोट कर लो इसे फटाफट। एम याद रखना, एम मेरा यही है कि ये जो दोनों स्फीयर निकल करके आ रहे हैं, पहला और दूसरा स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के लिए जो रेडिकल प्लेन आएगा हमें ये साबित करना है कि वो रेडिकल प्लेन लैम्डा 1 लैम्डा 2 पर डिपेंड करने वाला नहीं है। मतलब आप लैम्डा 1 मतलब ये कि आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू कुछ भी लेंगे, कुछ भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर बार मेरा रेडिकल प्लेन सेम टू सेम आएगा। ठीक, मतलब s1 s2 को बदलते जाओ, s1 की जगह s3 कर दो, s2 की जगह s4 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा हर बार आने वाला रेडिकल प्लेन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पर डिपेंड करने वाला नहीं है। चलो, रेडिकल प्लेन निकालने के लिए हम जानते थे क्या करना है, पहले स्फीयर से दूसरे स्फीयर को घटा दो, दोनों के लिए बना हुआ रेडिकल प्लेन आ जाएगा। लिखना सो रेडिकल प्लेन ऑफ दीज टू स्फीयर्स, सो रेडिकल प्लेन ऑफ दीज टू स्फीयर्स इज डैश। पहले स्फीयर से दूसरे स्फीयर को घटा दो तो रेडिकल प्लेन बनेगा s1 प्लस लैम्डा 1 s2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस s1 प्लस लैम्डा 2 s2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि r 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 1 प्लस लैम्डा 2 एलसीएम आया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस लैम्डा 2 विद इन ब्रैकेट s1 प्लस लैम्डा 1 s2, ठीक, माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 और यहाँ पर आता है s1 प्लस लैम्डा 2 s2 इक्वल टू 0। ये रहा। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू दिस दैट इज इक्वल टू r, यहाँ पर हमारे पास है s1, ठीक, प्लस लैम्डा 1 s2 प्लस दिस इंटू दिस लैम्डा 2 s1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 s2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 s2। ये रहा। अगला मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू s1 माइनस s1 माइनस 1 इंटू दिस माइनस लैम्डा 2 s2 माइनस लैम्डा 1 इंटू दिस माइनस लैम्डा 1 s1 माइनस लैम्डा 1 इंटू दिस यानी माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 s2 बराबर 0। गौर करना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 s2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 s2 कैंसिल आउट हुए, s1 से s1 कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वाले टर्म को एक साथ लेकर आओ, ये लैम्डा 1 s2 यहाँ पर, लैम्डा 1 s1 यहाँ पर, ठीक, लैम्डा 1 को कॉमन करते हैं और लैम्डा 1 कॉमन आया, अंदर में बचेगा हमारे पास s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, ठीक। अगला काम इसी तरीके से लैम्डा 2 को कॉमन करते हैं, लैम्डा 2 को कॉमन करें तो ये लैम्डा 2 s1
सॉरी लैम्डा 2 S1, ठीक है, और ये लैम्डा 2 S2, तो प्लस लैम्डा 2 को कॉमन किया ब्रैकेट में S1 माइनस S2, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और अच्छा ध्यान देना S1 माइनस S2, माइनस को यहाँ कॉमन कर लो तो S1 माइनस S2, यानी हमारे पास मिल गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यहाँ से माइनस बाहर आया है, ब्रैकेट में S2 माइनस S1, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये S1 माइनस S2 होना चाहिए, ब्रैकेट में S1 माइनस S2 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम शुरू में ही डिफरेंट मान के चले थे, तो जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट है तो a इंटू बी बराबर 0, आइदर a 0 और b 0 और बोथ आर इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 हो नहीं सकता, मतलब S1 माइनस S2 बराबर 0, यही मेरा रेडिकल प्लेन का इक्वेशन आया। इसका मतलब लिख सकते हैं और S1 माइनस S2 बराबर 0 सिंस लैम्डा 1 डज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक। एक चीज़ गौर करो, क्या इस आए हुए रेडिकल प्लेन में कहीं पर भी लैम्डा 1 या लैम्डा 2 इन्वॉल्व है? कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम इनिशियल स्टेज में लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी कर लेते, ये रेडिकल प्लेन लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, और जब ये उनकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम पहला और तीसरा स्फीयर जिस दिन लेते तब पर भी S1 माइनस S3 बराबर 0 आता, पहला 10वां लेते तब भी ऐसे ही निकल करके आता, मतलब दिस डज नॉट। और दिए हमको दो स्फीयर दिए गए थे S1 और S2, इन्हीं से हम कोएक्सियल सिस्टम बनाए हुए थे, तो इनसे कोएक्सियल सिस्टम बनाने पर जितने स्फीयर होंगे वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की अलग अलग वैल्यू से ही अलग अलग आएंगे, और लास्ट में जो भी रेडिकल प्लेन बचेगा वो हर बार S1 माइनस S2 बराबर 0 ही बचेगा, इसके अलावा कोई रेडिकल प्लेन बचने वाला नहीं है। वापस सुनना, अगर हमको S1 बराबर 0 और S5 बराबर 0 ये दो स्फीयर दिए जाते और मुझसे इसके जाने वाले इससे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर मांगा जाता, तो हम कहते हैं इसका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर जो होगा वो होगा S1 प्लस लैम्डा S5 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहें, इस कोएक्सियल सिस्टम का एक 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 स्फीयर आता रहेगा। जैसे लैम्डा 1 लेंगे तो पहला स्फीयर, लैम्डा 2 लेंगे दूसरा स्फीयर, लेकिन जब इनका रेडिकल प्लेन निकाला जाएगा तो वही S1 माइनस S5 बराबर 0 आएगा। लैम्डा 4 लैम्डा 8 ले लो, फिर रेडिकल प्लेन निकालो तो अब भी S1 माइनस S5 बराबर 0, ये बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये सिस्टम उन सारे स्फीयर का सिस्टम है जिनका रेडिकल प्लेन ये निकल के आता है, और ऐसे सिस्टम को ही हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर बोलते हैं। इसमें लिखना इसके बाद since the radical plane is independent of lambda 1 comma lambda 2, so चूँकि यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 पर डिपेंड भी नहीं करते, ये उनसे इंडिपेंडेंट है। सो एवरी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम have the same radical plane, इसलिए सिस्टम के कोई भी दो मेंबर लिए जाएंगे वो सेम रेडिकल प्लेन ही रखेंगे। लिखना हेंस, इसलिए हेंस S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 रिप्रेजेंट a system of coaxial spheres by, इसको डिटरमाइंड बाई कह देना,
जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर डिटरमाइन ज्ञात किया जाता है, डिटरमाइन बाई S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। ठीक, इसलिए S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 उस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा जो S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 के लिए निकाला जाता है या उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये कहानी थी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की। ठीक, और इसका एक जो सबसे जनरल स्टेटमेंट होता है, चूँकि अगर हमको एक स्फीयर का इक्वेशन पता है, एक प्लेन का इक्वेशन पता है, तो हम जानते हैं स्फीयर और प्लेन एक साथ सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस दिन दोनों को लैम्डा से ऐड कर दिया गया आपस में, उस दिन वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, उसे भी लिख लेना। द कोएक्सियल सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल हम इसी का करेंगे। द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ या द कोएक्सियल सिस्टम इज आल्सो कह देना सीधे सीधे, इज आल्सो गिवन बाई, इज आल्सो गिवन बाई सीधा सीधा काम S1 प्लस लैम्डा और वो प्लेन जो हमारा रेडिकल प्लेन था S1 माइनस S2 बराबर 0। यानी अब कोई कहे कि पहला स्फीयर S1 बराबर 0, दूसरा स्फीयर S2 बराबर 0, तो दोनों स्फीयर्स के लिए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर बताइए। सीधा सा काम होगा S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसको ये भी लिखा जा सकता है S2 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 बराबर 0। ये इतना तुम लोग कंप्लीट करना। अब इसके बाद लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम बताया जाएगा और लिमिटिंग पॉइंट बता करके हम इसके न्यूमेरिकल को उठाएंगे। लेकिन ये थ्योरी सही सलामत तैयार कर लेना। हम फिर से बोल रहे हैं, प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कोई बात लिखी जा रही है तो उसके तर्क क्या हैं, तभी तो मन उसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि हाँ ये बात सही है। उसी तर्क के लिए हम इसके प्रूफ को कराए हुए हैं। ठीक, जहाँ फ्लैश आएगा वो जान लेना, S1 प्लस लैम्डा ब्रैकेट में S1 माइनस S2 फिर बराबर 0 लिखा गया है।